कुछ दिन पहले एक साथ 9 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली थी। इनमें से 3 महिलाएं थीं। इस वक्त भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों में 4 महिला जज हैं। ये ऐतिहासिक है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। महिला जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी है। सब कुछ सही रहा तो साल 2027 में हमें पहली महिला चीफ जस्टिस भी मिल जाएंगी, जस्टिस बीवी नागरत्ना के तौर पर। खैर, ये सब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हमें इसे रिपीट करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि एक बार फिर हमारे न्यायतंत्र में महिलाओं के रोल को लेकर बात उठी है और अच्छे नज़रिए से ये बात उठाई गई है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। जस्टिस नागरत्ना ने भी काफ़ी अहम बात कही है। क्या कुछ कहा है और क्यों कहा गया, सब बताएंगे आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा बात होगी रीट एग्जाम के बारे में। रीट माने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। दरअसल इस एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स की बहुत ही तगड़ी चेकिंग की गई। कई कैंडिडेट्स के तो कपड़े तक काट कर चेकिंग की गई। इनमें महिला कैंडिडेट्स भी शामिल थी। ऐसा क्यों हुआ, ये बताएंगे आज के शो में। इसके बाद 18 साल पुराने एक ऑनर किलिंग केस को लेकर भी बात होगी, जिसमें अब तमिलनाडु कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। इसका मकसद CJI रमन्ना और 9 जजों को इस नियुक्ति पर बधाई देना था। यहीं पर CJI रमन्ना ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। कहा, मैं महिलाओं के लिए देश के सभी लॉ स्कूलों में एक निश्चित प्रतिशत के रिजर्वेशन की मांग का समर्थन करता हूँ। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक CJI रमन्ना ने कहा कि दुनिया की सभी औरतों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि औरतों को बड़ी कड़ाई के साथ 50% रिजर्वेशन की मांग करनी चाहिए, एक चैरिटी के तौर पर नहीं बल्कि अधिकार के तौर पर। बरसों से हो रहे औरतों के दमन को ध्यान में रखते हुए CJI ने ये एक्सप्रेस किया और अब वक्त आ गया है कि हम इसे रियलाइज करें और सुप्रीम कोर्ट समेत बाकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में इस लक्ष्य तक पहुंचे। यहाँ CJI अदालतों में महिलाओं की बराबर भागीदारी की बात कर रहे हैं। CJI ने फिर जुडिशरी में महिलाओं की संख्या के बारे में बताया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि लोअर जुडिशरी में महिलाओं की संख्या 30% से भी कम है और वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो 11% से भी कम। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे पास 33 में से 4 महिला जज हैं। उन्होंने आगे कहा कि 17 लाख वकीलों में केवल 15% ही महिलाएं हैं, वहीं स्टेट बार काउंसिल में केवल 2% औरतें हैं। CJI ने कहा कि इन सब में अर्जेंट करेक्शन की ज़रूरत है। CJI के अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने कहा, न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना व्यापक तरीके से लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। न्यायिक अधिकारियों के तौर पर महिलाओं की विजिबिलिटी कई मायनों में महिलाओं के ज़्यादा प्रतिनिधित्व के रास्ते को मजबूत कर सकती है। सरकार के अंदर भी महिलाओं को फैसला लेने वाले अधिकारों को मजबूती मिल सकती है। महिला जजों की ज़्यादा संख्या और ज़्यादा प्रतिनिधित्व उन महिलाओं का हौसला देता है जो न्याय की मांग करती हैं। जस्टिस नागरत्ना ने महिला वकीलों को भी एक खास सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिला वकीलों को कानून की सभी शाखाओं में खुद को शामिल करना चाहिए। उन्हें लगातार अच्छा करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, अब ग्लास सीलिंग तोड़ने का वक्त आ गया है। जस्टिस नागरत्ना ने CJI रमन्ना को शुक्रिया भी कहा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 जजों की नियुक्ति हुई, जिनमें 3 महिला जज थी। इस फैसले को जस्टिस नागरत्ना ने एक ऐतिहासिक फैसला बताया। आगे कहा, भगवान ने चाहा और आप लोगों की दुआ रही तो मैं भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हूँ और इसका क्रेडिट CJI रमन्ना को जाता है। इस फंक्शन में हर किसी ने CJI को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। जस्टिस नागरत्ना ने अपनी स्पीच में जो कुछ भी कहा उसका सार यही है कि अगर जुडिशरी में औरतों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो इसका असर हर स्तर पर, हर ब्रांच में होगा, फिर चाहे वो सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखा ही क्यों न हो। CJI और जस्टिस नागरत्ना के अलावा बाकी जजों ने भी जुडिशरी में औरतों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर बात की। इस खबर को यहीं पर खत्म करते हुए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। राजस्थान में 26 सितंबर के दिन रीट के एग्जाम हुए। रीट माने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए लेवल 1 हुआ और क्लास 6 से 8 के टीचर्स के लिए लेवल 2 हुआ। पूरे राज्य में कुल 4019 सेंटर बनाए गए थे। साल 2018 के बाद अब जाकर रीट का यह एग्जाम हुआ था।
अब कल के इस एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ जो आज जमकर खबरों में बना रहा। दरअसल कई सारे सेंटर्स में बहुत ही अजीब तरह से चेकिंग की गई। कहीं कहीं पर तो कैंडिडेट्स के फुल स्लीव्स के कपड़े तक काट दिए गए। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार राकेश गुर्जर और प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर, शेखावटी और भीलवाड़ा के कुछ सेंटर्स में महिला कैंडिडेट्स के सलवार सूट की आस्तीन तक काट दी गई। ये चेक करने के लिए कि कोई किसी तरह से चीटिंग तो करने का इंतजाम करके नहीं पहुंचा है। हालांकि पुरुष कैंडिडेट्स की भी तगड़ी चेकिंग हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर फुल स्लीव्स वाले कपड़ों को काटने वाली चेकिंग का मुद्दा काफी वायरल हो रहा है। राकेश गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर, शेखावटी के पोद्दार स्कूल में चेकिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक महिला कैंडिडेट के सूट की फुल आस्तीन काट दी, उसके गहने उतरवाए और रिबन भी खुलवाया। आस्तीन काटने पर महिला के साथ आए परिवार वालों ने इसका जमकर विरोध भी किया, पुलिस से लड़ाई भी की, लेकिन समय रहते इस लड़ाई को शांत करवा लिया गया। सुनिए इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। एग्जाम सेंटर पे बहुत अच्छी फ्रेस्किंग करके और अंदर लगभग प्रवेश हो गए हैं परीक्षार्थी। अभी 9:30 बजे ये शायद बंद भी हो गया है जो प्रवेश है वो। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है, सबको खाने की, रहने की समस्त सुविधाएं सब लोगों को मिल रही है और आराम से बिल्कुल शांति से परीक्षा स्टार्ट हो। इसी तरह की चेकिंग भीलवाड़ा में भी देखी गई। प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां कुल 124 एग्जाम सेंटर्स थे। कुल 29,203 कैंडिडेट्स यहां एग्जाम देने आए थे। यहां पर भी चेकिंग के दौरान सूट या ब्लाउज के फुल स्लीव्स काटकर छोटी की जा रही थी, तो कहीं मन्नत के धागे काटे जा रहे थे। इसके अलावा महिलाओं के गहने और चूड़ियां वगैरह भी उतरवाई जा रही थी। महिलाओं की स्लीव्स काटने को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने वालों का कहना है कि चेकिंग के अंतर्गत ये किया गया। सुनिए राजेंद्र मार्ग राजकीय सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल क्या कहते हैं। हमने पूर्ण तहकीकात करके ही सेंटर पर प्रवेश दिया है। कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना की गई है। बोर्ड नियमानुसार जो भी अलाउ नहीं था उसको हमने अलाउ नहीं किया। सख्त निर्देश थे। पूरी गहनता से जांच करने के बाद ही सेंटर पर प्रवेश दिया गया, शांतिपूर्ण प्रवेश किया गया। 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके पास मूल आईडी नहीं थी, तो उनको हमने अलाउ नहीं किया। मूल आईडी होना जरूरी है, हम पहचान कैसे पाएं। एक कैंडिडेट ऐसा भी आया जिसके सिग्नेचर हमारे रिकॉर्ड से नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल बार बार हमने प्रयास किया, भी मौका दिया कि आप करके बता दो, हमारे रिकॉर्ड से मिल जाए तो हम उसको अलाउ कर दें। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा था जिसके सिग्नेचर बिल्कुल नहीं मिल रहे, मैच नहीं कर रहे थे, फोटो भी मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको अलाउ नहीं किया। रीट एग्जाम के लिए जिस तरह की चेकिंग की गई वो शायद ही हमने पहले कभी देखी थी। अधिकारियों और एग्जाम कंडक्ट कराने वालों का सीधा यही कहना था कि वो किसी भी कीमत पर नकल से बचने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन चीटिंग की भी काफ़ी सारी घटनाएं सामने आई हैं। जैसे जोधपुर के एग्जाम सेंटर में एक महिला जो RAS की तैयारी कर रही थी, वो एक दूसरी महिला की जगह डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम देने पहुंची थी। दोनों के बीच 5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। वो महिला किसी तरह एग्जाम हॉल में घुस तो गई, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो शक हुआ और पूछताछ में पोल खुल गई। वहीं अजमेर के एक एग्जाम सेंटर में एक कैंडिडेट चीटिंग करने के लिए चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस फिट करके पहुंचा था। इन घटनाओं के अलावा रीट एग्जाम के कुछ ऐसे वाकये भी हमें देखने को मिले जो एक सकारात्मक पहलू दिखाते हैं। जैसे भरतपुर के एक एग्जाम सेंटर में एक लड़की ने एम्बुलेंस के अंदर बैठकर एग्जाम दिया। लड़की का नाम उर्मिला गोयल है। दरअसल 5 सितंबर को उर्मिला के ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया था। वो छत से गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो बैठ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही परीक्षा देने दी जाए। अच्छी बात ये रही कि उर्मिला को परमिशन मिल गई और उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर से ये एग्जाम दिया। सुनिए क्या कहती है उर्मिला और उनकी माँ। मैंने जिला कलेक्टर को बोला था तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने हेल्प करी है पूरी। अब आप टीचर बनना चाहती हैं? हाँ जी, मैं एक खास करके जो स्पेशल चिल्ड्रन है ना उनके लिए टीचर बनना चाहती हूँ। हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए। टीका 5 तारीख को बंदरों ने गिरा दिया छत से और रीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन बच्ची ने तैयारी बादस्तूर रखी और पेपर दिलाने के लिए कलेक्टर साहब और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और परमिशन दी बेटी को लीट की परीक्षा देने की। ये एग्जाम टीचर्स की नियुक्ति के लिए था। टीचर्स वो होते हैं जो बच्चों की नींव बनाते हैं। ऐसे में अगर ये टीचर्स खुद चीटिंग करके एग्जाम दें तो हम जाहिर है ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चों को ये क्या सिखाएंगे। खैर, आज की दूसरी बड़ी खबर को यहीं पर ख़त्म करते हुए हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो आई है तमिलनाडु से।
यहाँ के कुड्डालोर कोर्ट ने 18 साल पुराने ऑनर किलिंग के मामले में अब फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है और बाकी 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। क्या है ये मामला, आपको डिटेल में बताते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अक्षया नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक कोड्डालोर में SC/ST मामलों से डील करने वाली स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला दिया है। घटना आज से 18 साल पुरानी है। एस मुरुगसन नाम का एक लड़का था, उम्र 25 साल थी। उसे डी कन्नागी नाम की एक लड़की से प्यार हुआ था। लड़की 22 साल की थी। कन्नागी भी मुरुगसन को पसंद करने लगी। दोनों की मुलाकात अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। मुरुगसन केमिकल इंजीनियर था तो कन्नागी कॉमर्स में डिप्लोमा होल्डर थी। कन्नागी वनियार कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, जबकि मुरुगसन दलित समुदाय से था। कन्नागी के परिवार के डर से दोनों ने 5 मई 2003 को सीक्रेटली शादी कर ली। शादी रजिस्टर भी करा ली। दोनों ने फैसला किया कि जब तक मुरुगसन जॉब नहीं करने लगता शादी को सीक्रेट ही रखा जाएगा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद कन्नागी के परिवार वालों ने इसके बारे में पता कर लिया। तब तक मुरुगसन ने भी तिरुपुर में एक नौकरी खोज ली थी। फैसला किया कि कन्नागी को उसके पेरेंट्स के घर से लेकर आ जाएगा। मुरुगसन ने कन्नागी को अपने एक रिश्तेदार के घर में छिपा दिया। लेकिन 7 जुलाई को कन्नागी के पिता सी दुराईसामी अपने बड़े बेटे और कुछ अन्य लोगों के साथ मुरुगसन के पास पहुंच गए। किसी तरह उन्होंने मुरुगसन को खोज निकाला था। उन्होंने कथित तौर पर उसे टॉर्चर किया और कन्नागी कहाँ है ये जान लिया। फिर कन्नागी और मुरुगसन दोनों को लेकर पुथुकोराई पपेताई गांव आ गए। करीब 300 गांव वालों के सामने उन्हें जहर पीने पर मजबूर किया गया। उसके बाद उन्हें जला दिया गया। मामले की जांच शुरू हुई। शुरुआत में इसे सुसाइड माना गया। बाद में जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने साल 2009 में 690 पन्ने की चार्जशीट दायर की, जिसमें पता चला कि 81 में से 36 गवाह तो हॉस्टाइल हो गए थे। CBI की जांच के आधार पर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में 2 को छोड़ दिया गया। बीते शुक्रवार यानी 24 सितंबर को कोर्ट ने कन्नागी के भाई मारुदु पानियन को मुख्य आरोपी मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। वहीं दुरासामी समेत 11 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन 12 लोगों में से 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। जस्टिस उधम राजा ने कहा कि कन्नागी और मुरुगसन के साथ जो हुआ वो बहुत ही ब्रूटल था और मानवता के खिलाफ था। ये भी कहा कि सजा की गंभीरता उन लोगों के लिए एक सीख होगी जो आज भी कास्ट पर आधारित नफरत को मानते हैं। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।